इस केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद चल रही है, वहीं कुछ चरमपंथी ताकतें उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना चाहती हैं। इसके पूरे पुख्ता प्रमाण मिले। बाकायदा दंगे कराने के लिए विदेशों से करोड़ों की फंडिंग की गई। वो कौन सी ताकतें हैं जो बाहर विदेश में बैठकर यूपी में दंगे कराना चाहती हैं? देखिए हाथरस की सच्ची और पक्की रिपोर्ट। हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा का मास्टर प्लान डीकोड। दंगे के लिए 100 करोड़ की फंडिंग के सुराग मिले। विदेश में बैठकर रची गई सांप्रदायिक दंगे की साजिश। पीड़ित परिवार ने बताया अपनी जान को खतरा। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी गई 3 लेयर की सुरक्षा। अब तो थोड़ा भय कम हो गया हमें, क्योंकि उन्होंने सब आश्वासन दिया ये भी सर ने कि हम लोग आपके साथ हैं। कैमरे लग रहे हैं क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहां से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। ये तस्वीरें हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पीड़ित परिवार के घर के बाहर की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने का काम किया जा रहा है। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पीड़ित परिवार 24 घंटे पुलिस प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखें कि पीड़िता के परिवार के लिए पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से ये सीसीटीवी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है, जो गांव की मुख्य सड़क है, उस पर निगरानी रखेगा। यहाँ पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से कई कैमरे जो हैं, अलग अलग स्पॉट जो हैं चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। घर वालों की सहमति से जो है ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं प्रेम प्रकाश मीणा हाथरस के, उनका ये कहना है कि परिवार वालों की सहमति ले ली गई है और उसके बाद इस तरीके से जगह जगह जो कैमरे हैं वो स्पॉट चिन्हित करके लगाए जा रहे हैं। 3 लेयर प्रोटेक्शन जो है परिवार को दी गई है। पहली लेयर तो ये कि गांव के बाहर और जो गांव की मुख्य सड़क जहां से शुरू होती है वहां पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे, पुलिस बल तैनात रहेगा। उसके बाद अगर कोई घर में एंट्री किसी को करनी है या किसी को जाना है तो उसके लिए उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और बाकायदा उसकी पूरी तलाशी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि क्या नाम है, किससे मिलना है, क्या नंबर है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़, और उसका खुद का जो निजी एड्रेस है वो तक लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो घर के अंदर प्रत्येक परिवार के सदस्य के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटे परिवार के हर सदस्य के साथ अब 2 बॉडीगार्ड रहेंगे। पीड़िता के परिवार के घर के बाहर पीएसी के 18 जवानों की तैनाती कर दी गई है। घर के अंदर भी हेड कांस्टेबल के अलावा 6 अन्य गार्ड रहेंगे। घर के प्रवेश द्वार पर अब 2 सब इंस्पेक्टर शिफ्ट के अनुसार तैनात रहेंगे, जो आने जाने वालों की जानकारी रखेंगे। जो प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हमको करनी है वो हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आगे भी जैसे जैसे ज़रूरत हमें महसूस होगी उसको और पुख्ता किया जाता है। गांव से बाहर जाने की इजाज़त है अगर उसको कोई काम है या बिल्कुल इजाज़त है। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है कहीं आने जाने से। सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा साथ रहेगा। हाथरस की घटना के सुर्खियों में आने के बाद से पीड़िता के परिवार के घर पर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तो हैं ही, साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और अब उत्तर प्रदेश सरकार को खबर मिली है कि इसी का फायदा उठाकर कुछ चरमपंथी ताकतें माहौल खराब करके हाथरस को जातीय हिंसा में झोंकना चाहती हैं। यूपी सरकार के हाथ सबूत के तौर पर सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की इस वेबसाइट तक पहुंचे, जो रातों रात बनकर तैयार हुए, जिसका मकसद लोगों को भड़काना, यूपी सरकार को बदनाम करना, दंगे की प्लानिंग और हिंसा के दौरान बचाव की पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक यूपी सरकार को लगी, ये वेबसाइट अचानक बंद हो गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इस वेबसाइट का पूरा कंटेंट मौजूद है। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता,
वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच में पता चला है यूपी में दंगे भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए थे। ये फंडिंग दंगे भड़काने में इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट के जरिए हुई है। कई विदेशी अकाउंट की जानकारी ईडी के हाथ लगी है। जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर सकती है ईडी। यूपी को दहलाने की साजिश का दूसरा सबूत हैं ये 4 चेहरे, जिन्हें यूपी पुलिस ने हाथरस पहुंचने से पहले मथुरा से गिरफ्तार किया। इन चारों संदिग्धों का संबंध पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। पीएफआई का गिरफ्तार सदस्य अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर का है, मसूद आलम बहराइच का है, जबकि आलम यूपी के रामपुर का रहने वाला है। चौथे गिरफ्तार शख्स का नाम सिद्दीकी है, जो केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है। आरोपियों के पास से 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम के पंपलेट मिले हैं। संदिग्धों के खिलाफ मथुरा के मांड थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं, उसके मुताबिक ये लोग हाथरस में शांति भंग करने जा रहे थे। राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह की कोशिश थी। आपत्तिजनक कंटेंट वाले पंपलेट बरामद हुए हैं। हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग की गई थी। हिंसा को अंजाम देने के लिए card.co वेबसाइट बनाकर विदेशों से फंडिंग की गई। फंड के लिए इकट्ठा किया गया पैसा जब्त किया जाएगा। मथुरा में दर्ज एफआईआर में यह दावा किया गया है कि वेबसाइट के जरिए नौजवानों में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा था। इसके लिए मॉब लिंचिंग की घटनाओं का दुष्प्रचार, कोरोना के काल में मजदूरों का पलायन, कश्मीर में अलगाववादियों की सोच को बढ़ावा देने वाली प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया गया। यह भी दावा किया गया है कि इस वेबसाइट का मूल मकसद दरअसल जातीय विद्वेष को बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर समाज में अस्थिरता पैदा करना और दंगे कराना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। सिमी के बैन होने के बाद 2006 में पीएफआई का गठन हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। पीएफआई खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है, लेकिन पीएफआई का नाम कई दंगों में सामने आ चुका है। दिल्ली दंगे की चार्जशीट में भी पीएफआई का नाम शामिल है। पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल सलाम है, जो साल 2000 से केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सीनियर असिस्टेंट के पद पर है। फिलहाल मोहम्मद अब्दुल सलाम केरल के मल्लपुरम के मंजरी में सर्किल ऑफिस में तैनात है। दावा है कि 6 साल में कई बार वो छुट्टी पर विदेश यात्रा पर जा चुका है। यूपी में दंगों की साजिश अब डिकोड हो चुकी है। पीएफआई समेत उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वाली तमाम ताकतें अब यूपी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। साथ साथ हाथरस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा दी गई है और हाथरस मामले की जांच करने वाली यूपी की एसआईटी भी बड़ी मुस्तैदी से अपने काम में जुटी हुई है। आज भी यूपी पुलिस की एसआईटी टीम हाथरस पहुंची और पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया। इस दौरान अधिकारियों ने इंडिया टीवी से बातचीत में क्या बताया, सुनिए। परिवार से हमने बताया था कि हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो दे दें। परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग पूरी हो चुकी है। सर, ये जो नई सीआर सामने आ रही है, क्या वो भी जांच के दायरे में बाकी आरोपियों से हो चुकी है सर पूरी? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। इससे पहले हाथरस मामले में एसआईटी को 7 दिनों की जांच के बाद आज रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एसआईटी ने सरकार से और वक्त मांगा था। इसके बाद यूपी सरकार ने एसआईटी को 10 दिन की और मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में यह एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 2 दिन बाद ही दे दी थी, जिसके आधार पर हाथरस के एसपी और पुलिस उपाधीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। यानी साफ है कि यूपी सरकार हाथरस केस को लेकर बहुत सजग है और एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जा सके। और हाथरस केस में एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के सभी 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को पकड़ा था और इनके पास से कई भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्टर और बाकी सामग्री मिली थी। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक
जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी और उससे भी ये चारों आरोपी जुड़े हुए हैं। और इस वेबसाइट के बारे में हमने आपको बताया कि इसका मकसद दरअसल वो लोगों को भड़काना, खास तौर पर नौजवानों में भावनाओं को उद्वेलित करना, इसके अलावा समाज में अस्थिरता पैदा करना और जातिगत दंगे कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यह भी स्थापित होता जा रहा है कि कैसे करोड़ों रुपए की फंडिंग विदेश से की गई। 50 करोड़ रुपया विदेश से आया था। बहरहाल अब वक्त है क्रिकेट धमाका का, तो सिर्फ 70 सेकंड के ब्रेक के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले पर स्पेशल मैच प्रीव्यू।